जय हिंद। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, क्लास 10वीं का है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन ऐसे ही बारी बारी से हम कराते चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारित का अर्थ होता है अभिसरित करना। मान लीजिए कि अगर प्रकाश को किसी एक बिंदु पर अनेकों जगह से प्रकाश को अगर किसी एक बिंदु पर आरोपित किया जाता है, एक बिंदु पर रोका जाता है, तो उसे अपसरित प्रकाश कहते हैं। तो अपसरित का मतलब होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर अभिसारित करना। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस से जब किरण को गुजारा जाता है या टॉर्च मारकर या प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, तो लेंस से होने के बाद वह किसी एक खास बिंदु पर मिल जाती है, और इन्हीं मिलने के कारण इन गुणों के आधार पर ही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस समझ में आ गया? उत्तल लेंस से, इसे शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं। उत्तल लेंस से जब किसी प्रकाश को, या टॉर्च का प्रकाश हो या लाइट का प्रकाश हो, वहीं या सूरज का प्रकाश हो, जब किसी उत्तल लेंस से होकर अगर किसी प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं, तो वह प्रकाश एक बिंदु पर जाकर अभिसरित हो जाती है, मतलब कि एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। और किसी एक बिंदु पर मिलने वाले प्रकाश के गुण को ही अभिसारी कहते हैं। प्रकाश के गुण को ही, किसी एक बिंदु पर मिलने वाले प्रकाश के गुण को ही अभिसारी कहते हैं। और इसमें उत्तल लेंस अगर है, तो अगर उत्तल लेंस से प्रकाश को किसी एक बिंदु पर अभिसारित किया जाता है, तब उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। अर्थात इसी गुण को, प्रकाश का किसी लेंस से गुजारकर किसी एक बिंदु पर अभिसरित करना ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका यही कारण है, क्योंकि यह एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। जैसे यहाँ पर फिगर है, अगर ये तीर का निशान प्रकाश की किरण को दर्शा रहा है, मतलब इधर से किरण जा रही है, यह उत्तल लेंस है। यह उत्तल लेंस है। इस प्रकाश को गुजारा जाता है, तो ये प्रकाश इस लेंस से होकर यह एफ पर, यानी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाता है, मतलब एक बिंदु पर मिलता है। ऊपर से भी प्रकाश आ रहा है तो इसी पर मिल रहा है, नीचे से भी आ रहा है तो इसी पर मिल रहा है, बीच में आ रहा है तो किसी एक ही बिंदु पर मिल रहा है। इसका मतलब प्रकाश का किसी एक बिंदु पर मिलने के गुण को ही अभिसारी कहते हैं। और उत्तल लेंस से होकर प्रकाश के गुजारने पर अभिसारित प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या अगर r है, तो फोकस दूरी उसकी आधी होगी, यानी F बराबर r/2। यह सूत्र भी है जो कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिए। रुचिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेंगे। F बराबर r/2 यह सूत्र है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी F बराबर फोकस दूरी मतलब F बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर में दिया है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अगर वक्रता त्रिज्या r है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इसमें बटा में 1 लिखेंगे हम, तो r बराबर 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। अगर r बराबर 2f हो गया, तो f का मान अगर 10 है, तो r का मान बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर होगा।
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह गुण है और यह सूत्र भी है। ये कभी कभी ये भी सूत्र पूछ देता है R बराबर 2F और F बराबर R/2। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं बटा में कर कर तिरछा तिरछी गुणा कर कर, वो तो आप जानते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अथवा मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो वाहन होती है जैसे बस ट्रक जीप इत्यादि, इसे मतलब साइड में जो ऐनक लगा रहता है, मतलब किस प्रकार के दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को, मान लीजिए उत्तल दर्पण को हम लोग क्यों लगाते हैं आखिर किनारे पर। जो बोलेरो स्कॉर्पियो है इसमें अगर किनारे पर ऐनक रहता है दोनों तरफ, तो वो आखिर क्यों लगाया रहता है, उसमें वो उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण आखिर क्यों लगाया जाता है, हम वहाँ पर समतल भी लगा सकते हैं, अवतल भी लगा सकते हैं, मतलब यही उसका पूछ रहे हैं। मतलब क्यों आखिर उत्तल दर्पण को ही लगाया जाता है पश्चिम दिशा, मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए कि कोई गाड़ी आ रही है या जा रही है, उसी को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका एक ही एकमात्र टॉपिक आंसर है, पॉइंट वाइज एक ही आंसर है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब छोटा होता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है और इसी के वजह से छोटे से दर्पण में ज़्यादा एरिया का, मतलब कि ज़्यादा क्षेत्र की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे पीछे अगर हम किसी मान लीजिए कि अवतल दर्पण को अगर लगा देंगे, तो पीछे की अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन गाड़ी आ रही है या नहीं, तो गाड़ी का फिगर बहुत बड़ा बन जाएगा और हमें दिख नहीं पाएगा। तो उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है और यही कारण है कि, और इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक हो जाता है, जिसके कारण माने छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक हो जाता है। तो यही कारण है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम लोग देख सके, पीछे के भी गाड़ी को अच्छे से देख सके। एक बात आपको बता दे, हाँ देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कराते रहेंगे हमेशा। क्लास 10 का इस बार जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले वो उनके लिए क्लास बहुत ही जाएगी। यह प्रकाश का परावर्तन है, अपरावर्तन का पार्ट 1 है। इसी तरह से चैप्टर वाइज पार्ट वाइज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा होगा यूट्यूब पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम ही मिलता है और इतने बारीकी से, तो हम ज़रूर इसे बताएंगे एग्ज़ाम 2023 के लिए। चलिए यही हमारा चैनल का लोगो है। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इक्यासी 028 77 854। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये इसी का है, देख लीजिए एक बार। जैसे देखिए हम वाहनों में ये तो बता चुके हैं, मतलब इसका उत्तर जो लिखा है इसमें शॉर्ट ही लिखा गया है, इस अगले पेज पर इसका लॉन्ग है, मतलब आधा यहाँ पर से कट गया। जैसे अपने पीछे के वाहनों को देख, इसके बाद सकते हैं, तो मतलब ये तो याद नहीं हो पाएगा। अगर आपको शॉर्ट में नहीं समझ आएगा तो ये लॉन्ग आपसे याद नहीं हो पाएगा। शॉर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की प्रयास करें और लॉन्ग तो अपने से ही लिखा जाता है वो सब। चलिए बढ़ते हैं, ये सब लिखना अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
4 नंबर क्वेश्चन है, अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखे। हाँ, यह क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 2 नंबर 5 नंबर हमेशा, मतलब प्रकाश से तो एकदम फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन एकदम प्रकाश चैप्टर से उठाता ही है। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। मतलब इसका क्या उपयोग है। अब देखिए, जैसे अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताए, तो अवतल दर्पण का 2 उपयोग यही हो सकता है। जैसे दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि दाढ़ी मतलब सब छोटे छोटे बाल होते हैं फेस पर, मतलब चेहरे पर, और उसको देखने के लिए अगर बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वह स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अगर वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वह छोटा छोटा दाढ़ी नहीं दिखा पाएगा और हम उसको अच्छे से बना भी नहीं सकते हैं। तो यही कारण है कि ताकि, क्योंकि अवतल दर्पण, इसका एक मुख्य कारण यही होता है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है। जैसे दाढ़ी बनाते समय अगर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो हमारे फेस का प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा हो जाता है और जिससे हमें छोटे छोटे बालों को देखने में परेशानी नहीं होती है। और दूसरा हो सकता है इसका, डॉक्टरों द्वारा कान नाक चिकित्सा माने चिकित्सा के क्षेत्रों में उपयोग किए जाना। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर भी करते हैं। जैसे अगर किसी का कान का इलाज करना हो, अगर कान में मान लीजिए कि कोई दिक्कत है या फुंसी, मतलब कुछ भी हो, कान संबंधित रोग हो, तो उसे देखने के लिए अगर अवतल दर्पण का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और भीतर के सूक्ष्म जख्मों को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये भी एक कारण है कि डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल एवं समतल दर्पण की। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग इस प्रकार हैं। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, तो उत्तल दर्पण का ये उपयोग हम एक बार बता चुके हैं, साइड मिरर के रूप में। यह शायद पहला का ही कि मतलब दूसरा क्वेश्चन है, ये पहले हम करा चुके हैं कि साइड मिरर के रूप में आखिर क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, जिससे ज़्यादा एरिया को हम लोग देख सकते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग एक और हो सकता है, जैसे सड़कों पर लगे लैंप में, जो सड़कों पर लगे लैंप होते हैं, प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाते हैं। तो अगर प्रकाश को हम लोग बहुत दूर भेजना होता, अगर दूर भेजना है तो उसमें हम उत्तल दर्पण, जैसे टॉर्च देखते होंगे, अगर टॉर्च के ऊपर पहले बहुत आता, अब तो इतना फ्लैश लाइट आ गया है मोबाइल में कि टॉर्च नहीं रह गया, न तो पहले टॉर्च में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता था। मोटा था उत्तल दर्पण कवर और सामने पर शीशा लगा रहता था और एलईडी ओप्पो का बैटरी मिलता था पहले, वही डालकर प्रतिबिंब को दूर देखा जाता था। तो उसमें क्या होता था, प्रकाश को जो आगे का शीशा होता है वो आगे की तरफ भेज देता है, मतलब कि वो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा किसी प्रकाश को यहाँ पर से मान लीजिए बहुत दूर भेजा जा सकता है। अब समझते हैं समतल दर्पण का उपयोग क्या है। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का क्या उपयोग है। समतल दर्पण का एक सिंपल उपयोग है कि वस्तुओं का प्रतिबिंब बराबर बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि वस्तु क्या है, कैसी है, मतलब दिखाने के लिए जितना है उतना इसके लिए भी किया जाता है। जैसे अपना प्रतिबिंब सामान्यतः देखने के लिए, मतलब हम कितना है क्या है, अपना प्रतिबिंब अगर देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, उसमें करेक्ट प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने, हाँ, अगर दर्पण से हमें एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समतल दर्पण का उसमें उपयोग किया ही जाता है। अगर दर्पण से मान लीजिए कि एक प्रतिबिंब नहीं, एक से अधिक देखना है तो उसमें समतल दर्पण एक जरूर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वीडियो लॉन्ग थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो बता चुके हैं वो आपको फिर दूसरे सर से समझना नहीं पड़ेगा। यही हमारे चैनल का लोगो है।
अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज कर दीजिए 8108277854, यही व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप लोगों को जोड़ा जा सकता है। प्रिज्म से होकर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। यहाँ पर देख सकते हैं, खींचने में टाइम लग सकता है इसलिए फिगर को आप लोगों को दे चुके हैं हम। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। जैसे यह एक प्रिज्म है, जैसे यहाँ पर देखिए आपतित कोण है, यह आपतित कोण है, यहाँ पर दर्शाया गया है प्रिज्म से, तो यह विचलन कोण हो जाता है, यह निर्गत कोण हो जाता है, मतलब यह दर्शा चुका है। तो इसमें पूछता है कि प्रकाश का बड़ पीछेपण क्या है। तो आपको बता दें, प्रकाश का बड़ विक्षेपण प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही सब होता है। प्रकाश का बड़ विक्षेपण इसी कारण होता है जब किसी प्रिज्म से, यह प्रिज्म में आपको बता दें 5 सतहें होती हैं। प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? 5 सतहें होती है, शायद 2-3 के अनुपात में होती है, मतलब कि त्रिभुजाकार होती है और आयताकार होती है। तो अगर हम किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को हम गुजारते हैं तो यह प्रिज्म से होकर मुड़ जाता है, तथा प्रिज्म के बाहर अगर हम कोई पट्टी लगा देते हैं तो पर्दे पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का बड़ पीछेपण कहते हैं। मतलब प्रकाश का स्पष्ट रूप से किसी पर्दे पर परिक्षेपित होना ही प्रकाश का बड़ पीछेपण कहलाता है। यही मतलब ये बहुत शॉर्ट है, इसलिए आप लोग जितना सिंपल याद करने का कोशिश कीजिएगा उतना ही लॉन्ग आप लोग बनाकर अपने से लिख सकते हैं, नहीं तो इतना लंबा नहीं याद। समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ऐसा समझना जरूरी होता है। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित किरण की तो बना ही सकते हैं, किरण की दर्शा देना है ऐसे। प्रिज्म का है, प्रिज्म में इस बड़ विक्षेपण इसी के कारण बनता है। तो लिखने का परिभाषा मतलब ऐसा लिखाता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को जब किसी हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से होने के बाद श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, तथा अगर प्रिज्म के बाहर एक पर्दा यानी श्वेत पट्टी लगा दी जाती है तो उस पट्टी पर 7 रंग, मतलब जो सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, तो वही 7 रंग स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही प्रकाश का बड़ विक्षेपण है। बड़ विक्षेपण का यही परिभाषा होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ देता है घुमाकर कि ये बड़ विक्षेपण हो गया, एक प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन पूछ देता है। प्रकाश के क्षेत्रों को ही प्रकीर्णन कहते हैं, मुख्य रूप से यही इसका होता है। प्रकीर्णन क्या है? रुकिए 1 मिनट, लिख दे रहे हैं इसको। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये जरूर नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं बताया जाए। जो बाहरी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मतलब रिवाइजिंग नहीं होगा आपका, तो वैसे भी बता दे रहे हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश के छितराव को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकाश छितरता किसे है? जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, और जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलता है तो सूक्ष्म कण गतिशील हो जाते हैं तथा प्रकाश को इधर उधर बिखेर देते हैं। तो अर्थात सूर्य के प्रकाश को बिखरने का कार्य कौन करता है? तो वायुमंडल में उपस्थित कण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी करा चुके हैं, इसको हम जल्दी कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग समझते रहिएगा।
तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है, सूत्र होता है एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r होती है, वक्रता त्रिज्या को r कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन, फोकस दूरी, एफ बराबर r/2 होती है। तो यहाँ पर आप लिखा सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या अगर 20 दिया है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर निकाल ही सकते हैं 20/2 यानी बराबर 10 cm। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसे आप लोग कर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे, लिखने की मुझे नंबर ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8108274854 पर मैसेज कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप से, या इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लोग लिंक जाकर चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जाइएगा, चैनल पेज पर जाने के बाद अबाउट पर जाइएगा, अबाउट पर जाने के बाद वहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर कीजिएगा, वहाँ पर लिंक सारे लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। हाँ, ऐसा यह क्वेश्चन मतलब बहुत ज़रूरी है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है आपको बता दें। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, यह दोनों क्वेश्चन डाउट डालता है, प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन को थोड़ा हम आपको बता दे रहे, इसके बाद अपवर्तन की तरफ ले चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम हैं, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे या अपवर्तन का नियम पूछे, दो ही होता है दोनों का। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन में माध्यम होता है, मतलब माध्यम जहाँ भी दिखा समझिए वहाँ पर अपवर्तन का बात हो रहा है। जैसे प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यह सघन माध्यम है, और यह विरल माध्यम है। अगर सघन माध्यम से अगर किसी प्रकाश को यहाँ पर गुजारा जाता है तो सघन माध्यम से अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब यानी यह 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए अब इसे अभिलंब माना जाता है, अभिलंब। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। और जब यह विरल माध्यम हो जाएगा, जब यह विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ हो जाएगा तो यह अभिलंब से यानी दूर भाग जाती है, मतलब इधर जाने लगती है। जस इधर से आएगी, जस इधर जाएगी, जस इधर जाएगी, इधर जाएगी। यानी जब सघन से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं। और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछता है इसी पर कि प्रकाश का पूर्ण और आंतरिक परावर्तन क्या है। तो इसका एक सिंपल सा है, अगर प्रकाश का सघन माध्यम से जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाने को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए अगर ये दो माध्यम है, यह अगर सघन माध्यम है, अगर यहाँ पर से कोई प्रकाश जा रहा है, अगर यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, अगर वह सघन में ही जाकर अगर सघन में ही लौट जाए, मतलब कि इतना तिरछा हो जाए कि सघन में ही लौट जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। माने जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से चलकर सघन माध्यम में ही वापस हो जाता है तब उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज है, ओ सॉरी, यह प्रकाश का परिवर्तन का फिगर है जो अपवर्तन में आ गया है, सॉरी इस गलत पेज पर आ गया है। जैसे आप लोग समझा दे रही है, यह प्रकाश का परिवर्तन का है फिगर, क्योंकि अपवर्तन में माध्यम होता है, ठीक, परावर्तन में ये सब होता है जब प्रकाश की या किसी चमकीले सतह से, मतलब किसी सतह से गुजारा जाता है, समतल दर्पण है, जब किसी समतल दर्पण से गुजारा जाता है अगर आतित किरण को, तो यह मुड़कर परावर्तित किरण हो जाती है। मतलब कि प्रकाश का
यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को, मतलब कि वापस उसी दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में लेकिन वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, मतलब यह आने वाली किरण है, यह जाने वाली किरण है। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या है भाई? तो आपके बता दें, यह डॉट डॉट जो लाइन से दिखाया गया है यह अभिलंब को व्यक्त करता है, इसे W लिखा गया है, इसे W लिखा गया है। तो यह अभिलंब को व्यक्त किया है, जिसे यहाँ नीचे O भी दर्शाया गया है। M1 और M2 दर्पण का सतह को दर्शाया गया है, जैसे यह समतल दर्पण है। तो आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के, आपतित किरण कौन है? रुक जाए 1 मिनट, क्लीन कर ले इसको। यह है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, मतलब I लिखा जाता है, और परावर्तन कोण को I लिखा जाता है। इस पर स्नेल ने एक नियम भी दिया था अपना, sin I बटा में sin R अपवर्तनांक पर दिया था। चलिए उसको हम आगे कर बता देंगे, उस पर स्नेल का नियम भी आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। चिन्ह पर पट्टी क्या है वो भी आपको बता देंगे। यह आपतित किरण, मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यह क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ज़्यादा नहीं है, बस 2 पेज है, बस ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा। इसे पार्ट वाइज हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपवर्तन के नियम को हम लोग देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखते हैं। प्रकाश के पहले हम अपवर्तन नियम को कर लेते हैं जो दिया है, इसके बाद हम परावर्तन के नियम को भी बता देंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का नियम पहला है, जैसे आपतित किरण माने जो आने वाली किरण है, अपवर्तित किरण जो माध्यम से होकर गुजर रही है या गुजर गई, उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? जब कोई किरण किसी माध्यम से होकर आती है तो उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण, जब कोई किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ये माध्यम में नहीं, अगर किसी सतह पर भी प्रवेश करती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं, और उनके माध्यम से होकर गुजरने पर अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, जो होते हैं वो एक ही मतलब तल में होते हैं। और दूसरा इसका नियम है, दूसरा नियम याद करने का आपको सिंपल बता रहे हैं, वो वैसे भी लिखेंगे तो आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। लिख दीजिएगा कि सेकंड नंबर, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया साइन साइन लिखता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे यू लिखकर ऐसे किया जाता है, म्यू, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अपवर्तनांक कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन आपको बताए हैं स्नेल का, हम आपको नियम भी बताएंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरे डिटेल से। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको फिर दूसरे सर से नहीं देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपवर्तन का नियम। अब भैया परिवर्तन का नियम क्या है? तो परिवर्तन का नियम पहला बोल रहे हैं, आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण, मतलब जो लौट गई, जो दर्पण से होकर लौट गई, इसमें अपवर्तित होती है, उसमें परावर्तित होती है। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब पर खींचा गया, नहीं ऐसे नहीं, रुक जाए 1 मिनट। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम बोल रहे हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु होता है जिस पर प्रकाश आती है, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, सामने का खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बोले। अब दूसरा का नियम क्या है? और इसका दूसरा नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
यह दोनों नियम पढ़ लिए हम लोग, आपतन कोण का भी, अपवर्तन का नियम के भी और परावर्तन का नियम के भी। चले बढ़ते हैं, एकदम लास्ट पेज है, अब ख़त्म है। 8 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 8 पर ही बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लिए। 2-3 क्वेश्चन हम आपको बाहरी भी बताए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख खींचे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है या ऐसी एक युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा छोटे से बीम यानी छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार में प्राप्त किया जाता है। छोटे से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार में प्राप्त किया जाता है, वही है सरल सूक्ष्मदर्शी। इसे हम मतलब इसे डिफिनेशन भी लिख दीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे हम किसी छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब किसी छोटे से वस्तु का हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी छोटे से वस्तु का हम प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी छोटे से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो यह हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा हो जाएगा, मतलब क्या है। और किरण आरेख खींचे, इसके किरण आरेख द्वारा दर्शा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर बीम यानी कोई वस्तु रख दीजिएगा, यह लेंस है, अगर इसे गुजारा जाएगा, इसे फिगर से दिखा भी दीजिएगा डॉट 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 लाइन से। यहाँ पर सब बहुत कितना आसान है। प्रतिबिंब यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्रतिबिंब से मतलब यहाँ पर बन रहा है, एक आध इस फिगर में बनाया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। ये तो समझने का आसान। जैसे प्रतिबिंब है एफ तो फोकस हो गया, और बीम, ये बीम यहाँ पर यानी वस्तु रखा गया है। यहाँ पर अगर वस्तु रखा गया है, अगर यहाँ पर से प्रकाश गुजारा जाता है इस लेंस से, तो यह पीछे की तरफ बनता है। यह कौन सा लेंस है? यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस मतलब कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी इसका बीच का पेट का साइज बड़ा होता है, तो यह उत्तल लेंस है। अगर पेट का साइज छोटा है, अवतल लेंस। पेट का साइज बड़ा, उत्तल लेंस। पेट का साइज छोटा, अवतल लेंस। पेट का साइज बड़ा, उत्तल लेंस। यही याद करने का सब ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हाँ, और उसमें आगे चलकर बहुत सारा पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है रंग बिरंगी संसार, वहीं कितने प्रकार के होते हैं, नेत्र का फिगर कैसे बनाए, वो सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। कर्निया क्या है, सब मतलब पूरा पीच बिंदु क्या है, सब पूरा कराया जाएगा बारीकी से। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम तो है ही है, एग्ज़ाम पर भी हम कुछ आया है, कुछ इसका नया रूल बना है जो आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इस वीडियो में मान लीजिए कि जो भी वो कमी है, वो कमी को थोड़ा लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके, उस कमी को सुधार किया जा सके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।